सालों ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद एक ख़ास ये था कि जो कि आपको थोड़ी सी थीम इस सीज़न में ख़ास कर नज़र आएगी और मिलेगी, वो ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस पॉइंट पे खड़ी हुई है उसमें इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी पूरी की पूरी डायरेक्शन जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करें, एंड मोर देन दैट वी बेसिकली मेक श्योर कि वी आर कनेक्टेड टू एन इंडस्ट्री जहाँ से डॉलर इनवर्ड्स आएँ रादर देन डॉलर आउटवर्ड्स जाएँ। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे एरियाज़ आते हैं, इसमें टेक्सटाइल भी आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आई थिंक द ईजिएस्ट and the lowest hanging fruit is the services business, particularly the IT services business. And for that, we have today with us Qasim Asad Salam. Sir, thank you so much for being part of the show. Yeah, thank you for having me, Muzammil. And Qasim is the co-founder and CEO of Remote Base. So this is very interesting. What these guys do is they connect local engineers, yes. Not just in Pakistan, but many other countries, but also in Pakistan, yes. To opportunities in the US. Exactly. So we're going to talk about that. Qasim, again, thank you so much for being part of the show. And पहले तो मुझे ये बताएं, as a starter, where were you born and early life आपने कहाँ गुजारी? अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में परेशान है, खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहाँ पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है, तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स। दे आर ऑफरिंग 2 वेरी वेरी कूल ट्रेनिंग्स, कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन। और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। Born and raised in Lahore. Lived pretty much my entire life in Lahore before I moved to the US. तो ज़्यादा टाइम इधर ही लाहौर में गुजरा, इन्हीं डिफेंस के अराउंड ही लिटरली सारी ज़िंदगी इधर गुजरी। राइट। और आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ से ली? So Beacon House School and then Lums University. Beacon House कौन सा? Defense. अच्छा। BTC end to end? End to end BTC. Right. Start to finish. And then university, Lums, what was the thought behind that? Yeah, so beach mein I did go to LSE for a bit, but eventually transferred back into Lums. So I always wanted to not do university, and then first year of college I wanted to drop out as well, but family pressure and people wanted कि अच्छा जी Lums का बहुत नाम है, so it's just something that. Why did you not want to do university? I think for me at that time I was working as well, while I was in school, while I was all through college as well, freelancing, कोई website बना ली, कोई कुछ कर लिया, so I didn't see a lot of like utility के Lums की। जब हमारे स्कूल में आई थी कोई some people came to our school and said के the average salary of a Lums grad is like 40,000 या 50,000 उस ज़माने में, so I was like ये फ्रीलांसिंग से तो ये you can make while you're still in school, right? So इतना मुझे कोई fascinate नहीं किया। Plus this is like might go on a tangent, but I'm not a big fan of ये जो पूरा education structure है, फैक्ट्रियों के अंदर different लोग different cities background से आते हैं और सबको एक नेस्ले के जूस की फैक्ट्री की तरह डाल दिया जाता है क्लासरूम के अंदर, and then you're like churning out the same product। different लोगों को आप एक homogeneous product के अंदर convert करें, which is something that doesn't like sit well with me. And in your experience, did you find Lums to be similar? Education जो courses wise, yes, very similar. अब अगर मैथ्स का है फॉर एग्जांपल कैल 1, तो अब वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं। अब एक बंदा उसकी मैथ उसको नहीं आती, वो भी वही कोर्स पढ़ रहा है, और एक बंदा जिसकी मैथ बहुत अच्छी है वो भी वही कोर्स पढ़ रहा है, देयर बीइंग जज्ड ऑन अ स्टैंडर्ड मॉडल, व्हिच फॉर मी आई थिंक डजंट वर्क। बट लम्स की जो एक खास बात थी व्हिच रियली हेल्प मी एज वेल एंड स्टार्ट किक ऑफ माई करियर इज कि सोसाइटीज़ का बहुत सीन था। सो आउटसाइड कोर्सेज सोसाइटीज़ जो है वो पूरे बिजनेसेस की तरह ऑपरेट करते थे, और हर सोसाइटी के अंदर डायरेक्टर्स होते थे, हर सोसाइटी के अंदर 200-300 लोगों की पूरी एक कंपनी जो है वो चल रही होती थी, जिसके अंदर आपने इवेंट्स करानी होती थी एंड यू हैड टू मेक मनी फ्रॉम दोज इवेंट्स। फिर आपने वो पैसे कमा के आपको लम्स टूर्स पे भी भेजता था। सो इन माई फ्रेशमैन ईयर
I was director in 7 different societies. So usually आप director अपने final या third year में बनते हैं, but because I really loved IT and technology, so हर society में I was director of IT and creativity. अच्छा, interesting. So I mean you were into IT. I would have assumed you would have gone to LUMS for computer science. That's और also आपने econ and pol sci. yeah. So why did that happen? Yeah, so again, Pakistan के अंदर if you want to get into computer science, you have to do physics, chemistry, math. Right. So I had planned to go abroad, but then I couldn't go abroad. और फिर LUMS के अंदर I couldn't apply for SSC because मेरे वो chemistry नहीं पढ़ी हुई थी. हालांकि chemistry is dumb. Like why do you even need chemistry for? I have no idea. तो exactly, तो फिर वो अब मेरे पास option ही ये थी कि मैं वो करता और उसके बाद फिर मैं transfer in करा सकता था SSC में. वो फिर एक और बहुत मुश्किल और different ball game थी. So it was funny कि मैं CS के कोर्स के जो मेरे दोस्त थे उनका they were using my O levels का project for their course, but मैं खुद like I was just doing everything on my own जो CS related थी. Interesting. And when did you graduate? 2015. और उसमें उसके दरमियान में I mean you mentioned you were working. Were you still freelancing or doing other work as well? Yeah, I've been doing that pretty much my entire life. Like website पहली बनाई थी जब 11 साल का था तो interesting. वो तो कुछ ना कुछ I've always been doing, yeah. And so again freelancing साथ साथ चल रही है वो सारा है. 2015 you graduate. What do you do after that? So LUMS में मैंने एक ऐप स्टार्ट की थी. It was another startup. So सिर्फ LUMS के अंदर ही I did like 3, 4, 5 different startups while in LUMS. So the last one I did was called Campus Feed. Right. So it was a social network for university students. जो कि आप कोई and it was anonymous. So you could talk about any taboo topic in society. चाहे वो religion है, चाहे वो politics है, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते तो वो बिल्कुल वायरल होगी. सो विद इन द फर्स्ट 2 weeks LUMS के अंदर 70-80% पूरा कैंपस वाज ऑन द प्लेटफॉर्म. हमारी डेली यूजर एंगेजमेंट उस वक्त एट वन पॉइंट फेसबुक से ज़्यादा थी. 25-26 मिनट्स से ज़्यादा लोग एवरी सिंगल डे उसको यूज़ कर रहे थे. फिर वी स्केल्ड इट टू 10 different यूनिवर्सिटी. सो जैसे ही मैं LUMS से ग्रेजुएट हुआ आई कंटिन्यूड डूइंग दैट. इट वाज पैसे नहीं कमा रहे थे उससे बट इट ओपनड अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी. पोर्टफोलियो वाइज इट वाज यूजफुल के I mean, so did you ever sell it? Did you ever make money out of it, or did you use that as a launching pad for whatever you did आगे? Yeah, I didn't sell it. I couldn't sell it. But ये हुआ कि मुझे एक एंजल इन्वेस्टर मिल गई. एक 2 स्टार्टअप इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया. उसमें एक एंजल इन्वेस्टर आई हुई थी सिलिकॉन वैली से. तो उसने कहा कि आई वांट टू टेक यू टू सिलिकॉन वैली. और तब मैं ये स्टार्टअप पिच कर रहा था. देन आई वेंट टू द US फॉर द फर्स्ट टाइम. आई टोल्ड हर मेरे पास पैसे भी नहीं है और कुछ भी नहीं है. तो शी इज़ लाइक नो, आई विल पे फॉर एवरीथिंग. So I'd say that kind of, because of Campus Feed, I ended up in the US for at least 2-3 months. फिर 2-3 दफ़ा मैं आता जाता रहा वहाँ पे, different programs, etc. So yeah, it was a good launching pad for a lot of things. And what were you doing at, in the US? वहाँ पे वो क्या events वगैरह थे different startup type के या कोई course था? या 2 different programs में गया था बैक टू बैक. सो जो पहले वाला गया था जो ये एंजल इन्वेस्टर थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि दे वर लाइक 18 different people living in the same house. सारे फाउंडर्स थे और कोई उसका लाइक प्लान्ड कुछ भी नहीं था. बस हम सारे जो हैं It's like a big brother sort of put everybody together and see what happens. Exactly. ठीक है. अब सारे इकट्ठे होते थे, खाना भी इकट्ठे खाना है, उठना भी इकट्ठे है, लोगों से भी इकट्ठे मिलना है. फिर कभी कभी कोई मेंटर्स आ जाते थे that would help us answer our questions. But generally जिस एंजल इन्वेस्टर हमें लेके गई थी, शी सेड कि मेरा मेन मोटिव ये है कि एज लॉन्ग एज आई कैन गेट यू फ्रॉम पाकिस्तान टू द US एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट टू माई हाउस एंड माई हाउस बैक टू द एयरपोर्ट एंड बैक टू पाकिस्तान, आई हैव डन माई जॉब. कि मतलब मैंने अपना काम कर लिया, आपको US पहुंचा दिए, वीज़ा लगवा दिया, आपके वो दरवाजे खोल दिए. अब आगे आप लोग जो है ना फिगर इट आउट. और ये सारे लोग बाहर से आए हुए थे, मतलब ये डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे और ये डिफरेंट दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे. अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग होगा. सो देवर आधे इंडियन थे और आधे पाकिस्तानी थे. अच्छा, तो उन्होंने एक घर में रह रहे थे. शदीद ही जैसे कहते हैं ना प्रेशर कुकर बना के उन्होंने कहा आप देख भाई कर जो नहीं करना है. सो आधे इंडियन थे और आधे पाकिस्तानी. एंड सो हाउ वाज दैट? इट वाज अमेजिंग. अच्छा, मतलब कि एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जो लाइक नेशंस फाइट अगेंस्ट नेशंस, कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में वो नहीं होंगे, लेकिन जो इंसान का जो कनेक्शन है ना एट अ पर्सनल लेवल, उसमें कोई वो एनिमोसिटी या कोई लड़ाई या कोई वो नहीं है.
इतना फ्लॉलेसली आज तक वो मेरे लाइक बहुत अच्छे दोस्त हैं और यू नो वी व्हेन आई गो देयर कहीं अभी भी सिलिकॉन वैली में तो उनसे मिलते हैं सब कुछ करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हैं यू नो I learned a lot from them, I would say. Makes sense. So you came back 2016 में ये सारा कुछ चल रहा था. Fill the gap for me from 2016 to 2020. अच्छा, so when I graduated उसके बाद यही कैंपस फीड कंटिन्यू किया. एक कोवर्किंग स्पेस में गया. अच्छा, ये गैप में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी होगी. कोई कोवर्किंग स्पेस गया जो किक स्टार्ट के नाम से. देर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन नाउ. वो इस पॉडकास्ट पे भी आए. उनकी पहली कोवर्किंग स्पेस. आई बिलीव दे वर आल्सो फ्रॉम लम्स, राइट? दे वर आल्सो फ्रॉम लम्स. ठीक है. तो वो उनकी पहली कोवर्किंग स्पेस थी. सो आई वाज पेइंग 3,300 रुपये मैं दे रहा था और उस पर भी मैं डिस्काउंट लेने की कोशिश कर रहा था जो कि मुझे उन्होंने नहीं दिया. 3,300 पर मंथ पर सीट. पर सीट. वाओ. आजकल तो मेरा ख्याल है वो 25-30 हज़ार रुपया जाता है महीने का. एग्जैक्टली. बट वो छोटे उसमें कोई वो नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी. एक मीटिंग रूम था और बाकी 30-40 बंदों को अंदर घुसाया हुआ था और एक टेबल थी जिधर 2 मेरे दोस्त थे और मैं था. तो 10,000 हमारा टोटल था उस टेबल का. और वो इतनी छोटी थी कि हमारे साइड लाइक यू कुडंट लाइक वर्क लाइक दिस, यू हैड टू वर्क लाइक दिस. तो वो 10,000 उसका था जिसमें 3,300 मैं देता था और बाकी वो देते थे. अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई वहाँ पे कि आई वॉज डूइंग कैंपस फीड एंड आई मेट माई को फाउंडर देयर. तो जब रैंडमली मैं गया और एक एसी के सामने एक टेबल है जिसकी उस टेबल की कॉस्ट थी कोई 20 से 25,000 जिसमें 4 बंदे बैठ सकते थे. तो मैंने कहा इस बॉय का तो बहुत लेवल है. वो अकेला बैठा. 5,000 रुपये. अच्छा, वो अकेला बैठा उसके वो और उसका एक और दोस्त, 2 शेयर करते थे. दोस्त उसका आता नहीं था तो अकेला वो बैठा हुआ था. फिर वहाँ से मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि यार ये अकेला अफोर्ड कर सकता है 20-25,000. मैंने कहा क्या करते हो? तो वो एक फ्रीलांसर था. सो दैट्स हाउ आई मेट हिम. फिर कैंपस फीड से आई गॉट इनटू प्लान 9 जो एक इंक्यूबेटर है. अगेन पैसे नहीं होते थे तो जो मैं फ्रीलांसिंग करता था ना उसी से आई वुड लाइक पे डेवलपर्स ऑनलाइन. फ्रीलांसर्स खुद भी हायर करता था, कुछ काम खुद करता था, UI UX खुद करता था. तो उस तरह से होता है. देन प्लान 9 ऑल्सो सपोर्टेड अ लॉट. तो उधर 100,000 1 लाख रुपया मिलता था महीने का. 20,000 फॉर 5 पीपल. अच्छा. हाँ. तो लेकिन आप 20,000 में कोई डेवलपर तो रख नहीं सकते. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 2 डेवलपर्स रखे और बाकी 3 अपने दोस्तों के नाम लिखवा लिए. तो उनका फिर उनके नाम पे चेक आते थे और फिर उनके सारे पैसे मिला के जो मैं कुछ फ्रीलांसिंग से करता था वो डेवलपर्स को जाते थे. तो देन आई स्टार्टेड स्केलिंग कैंपस फीड अप. फिर वो कोई 10 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गया. एट वन पॉइंट इट हैड ओवर 20,000 डेली एक्टिव यूजर्स. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. हाउ वाज द प्लान 9 एक्सपीरियंस? अगेन उसकी बड़ी एक अच्छी वो भी आती है जो लोग वहाँ से हैं. बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड वो उनकी क्रिटिक ये होती है कि यार they've spent a lot of money but they haven't been able to essentially build success stories. यानी कि सक्सेस स्टोरीज इस तरह ज़रूर आ गई कि लोग गए वहाँ से सीख के निकले and then they eventually their second or third startup worked out. But the ones who went in there वो पहले पटारी को बहुत सक्सेस करते थे but वो कोई nobody was able to really create a sustainable, scalable, active model. What was your experience? I think I'd agree with what you're saying, but I would also say कि एक आपको right out of college ना आपके पास कोई ऑफिस है, कोवर्किंग स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और आपको कोई आके कहता है कि कोई हम आपसे इक्विटी नहीं लेंगे. सो 0 इक्विटी और हम जो है आपको स्पेस दे रहे हैं. मेंटर्स वर ओके बिकॉज पाकिस्तान में इकोसिस्टम ही नहीं है तो वो मेंटर्स कहाँ से लेकर आए. तो उस हिसाब से आई गिव देम अ लॉट ऑफ रिगार्ड बिकॉज दे गेव मी अ प्लेस टू स्टे. आई spent many nights sleeping at Plan 9. Very different from a government वो. और अगर आप सक्सेस स्टोरीज़ की बात करें तो I'd say कि most startups जो है वो फेल कर गए थे Plan 9 में. लेकिन रिटेलो के फाउंडर्स नौखेज़ मेरा दोस्त बना Plan 9 के अंदर और काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो. Do you think networking में it helped in a way कि जब when you met other startups you learned from each other and you grew with each other? Each other yes, लेकिन एक्चुअल आई थिंक स्टार्टअप के अंदर आपको जिसकी हेल्प चाहिए होती है ना उसकी चाहिए होती है. जो आपका मेंटर मार्क जकरबर्ग नहीं होना चाहिए. आपका मेंटर होना चाहिए somebody that's 2 steps ahead of you or 1 step ahead of you. Right.
अब मसला ये है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था. दिस इज़ 2016 2017, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो कोई मेंटर्स ऑनेस्टली थे ही नहीं. तो हम एक दूसरे से तो बहुत कुछ सीख रहे थे, बट जो लोग आते थे वो भी ऑलमोस्ट हमारी ही पोजीशन में होते थे कि अब पटारी जो है वो हमसे 2-3 हाथ आगे था, लाइक 2-3 स्टेप्स, पर उस तरह से नहीं था. दे हैडंट रेज, लाइक पटारी ने कोई $2-3 मिलियन रेज नहीं किए हुए थे. तो आई थिंक इन अ नटशेल पूरे हमारे प्लान 9 के उसके अंदर किसी ने पैसे 2-3 मिलियन भी नहीं रेज किए होंगे, मेंटर्स इंक्लूडेड. तो उस हिसाब से उस तरह से मेंटर्स नहीं थे, बट आई वुडंट ब्लेम दैट ऑन देम. पाकिस्तान में थे ही नहीं. वो the ecosystem maturity of the industry will impact the quality of the service provided. Makes sense. And so Plan 9 में आप कब से कब तक थे? I think about a year or a little over a year. 2018. हाँ, 6 months का I think program था. फिर वो प्लान 9 के बाद आई ऑल्सो स्ट्रेच्ड इट क्वाइट अ बिट. 2-3 महीने मैंने कहा प्लीज़ रख, अभी भी ना निकाले मत. देन आई गॉट इनटू प्लान एक्स. वो उसी बिल्डिंग में उसके नीचे होता था. What's the thought behind, like what's the difference there, Plan 9 and Plan X for an average user? इट्स वेरी सिमिलर. प्लान 9 को वो इंक्यूबेटर कहते हैं, प्लान एक्स को एक्सेलरेटर कहते हैं. प्लान 9 के अंदर आपको 100K पर मंथ मिलता है, प्लान एक्स में नहीं मिलता आपको. अगर आप इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में डिफरेंशिएट करके बता सकें कि व्हाट दैट मींस. पाकिस्तान का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इंक्यूबेटर का, वो मैं बताया था. ग्लोबली हर कोई एक्सेलरेटर ही कहता है. अच्छा, ठीक है. सो वाई कॉम्बिनेटर इज एन एक्सेलरेटर. अब वो प्लान 9 और वाई कॉम्बिनेटर सेम चीज़ है, बट फॉर सम रीज़न आई थिंक ग्लोबली इंक्यूबेटर इज यूनिवर्सिटी फोकस्ड. बिल्कुल ही फ्रेश आइडियाज़ को आपने कुछ ना कुछ डायरेक्शन देनी है. बिल्कुल. सो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वो ये है कि जी बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप आइडिया, जो आइडिया स्टेज पे है वो इंक्यूबेटर में जाता है, और उसके बाद प्लान एक्स जो है वो एक्सेलरेटर में जाता है कि आपने अब उस आइडिया को स्केल अप करना है, उसको ग्रो करना है. बट ग्लोबली ये इस तरह की इतनी क्लियर डेफिनेशन नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में लोग यूज़ करते हैं. राइट. एंड प्लान एक्स कैसा था? आई थिंक वॉज गुड. प्लान 9 आई थिंक को सबसे ज़्यादा फंडिंग भी मिलती थी. प्लान 9 के सबसे ज़्यादा पर्क्स भी होते थे. प्लान 9 के थ्रू मैं ट्रिप्स पे भी गया हूँ, टर्की गया हूँ फ्री, और डिफरेंट थिंग्स. हाँ, वो फंडेड, नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, बट वो उनकी टीम भी बड़ी थी, पार्टनरशिप्स. प्लान एक्स जो है वो आई थिंक अच्छा था, बट उसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं थी. लाइक यू डिडंट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. 100K महीने का उस वक्त बड़े पैसे होते थे, वो भी नहीं आपको मिलते थे. उसके अलावा जो उसकी पूरी कोवर्किंग स्पेस है वो भी काफ़ी छोटी होती थी, क्राउडेड होती थी. तो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोग्राम्स. हैव यू गॉन देयर रिसेंटली? आर दे स्टिल रनिंग? They are still running. मुझे बुलाते रहते काफ़ी ज़्यादा. अच्छा. Do you return the favor by mentoring people? Yeah, all the time. So हमाद भाई अब वहाँ पे होते. So जब हम लोग थे, हमाद भाई और हमारा जो है वो he had joined as a business development person, और हम लोग का वो था सेम हमारा टाइम पीरियड था जब हमने प्लान 9 ज्वाइन किया था. नाउ ही रन्स प्लान 9. Interesting. And have you seen a difference in the quality of input? या वो सेम है? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली द क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स हैज़ गॉन डाउन. अच्छा. हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, बिकॉज व्हाई डू यू थिंक सो? सो जो प्लान 9 के अब स्टार्टअप्स हैं वर्सेस जो पहले होते थे, पहले वाले स्टार्टअप्स के पास और कोई एक्सेस टू कैपिटल तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे. अब आई थिंक और एवेन्यूज़ आ गई हैं. अब स्टार्टअप्स जो है वो अगर कुछ भी करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत करते थे टिल 2021, नॉट 2022, 2023, दे हैड एक्सेस टू कैपिटल, दे हैड बेटर मेंटर्स आउटसाइड प्लान 9. सो उस वक्त इट वाज द ओनली थिंग, राइट. अब आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा खुल भी गए हैं. आई थिंक NIC भी खुल गया लम्स के अंदर, तो वो काफ़ी लोग वहाँ भी चले जाते हैं. एग्जैक्टली पे वो है. राइट. सो 2018, सो प्लान एक्स से आप निकले 2019 में? 2018 के अराउंड आई थिंक. मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद. सही है. एंड देन So it was basically campus feed, and then it was remote based. Yeah, was there anything in between? So campus feed किया, फिर उसके बाद I was traveling, like I said, US गया, वापस आया, free programs और ये सारी चीज़ें. तो I realized कि there has to be a better way, right? I can't live for free based on different programs. तो फिर my co-founder and I, यही जो मुझे मिला था, इसको मैंने रीच आउट किया. अब कैंपस फीड भी पैसे नहीं कमा रहा था, उसका स्टार्टअप भी नहीं चल रहा था. ही वॉज फ्रीलांसिंग एंड ऑल्सो डूइंग अ स्टार्टअप एट द सेम टाइम. तो वो भी नहीं चल रहा था. वी डिसाइडेड टू ओपन अ सॉफ्टवेयर हाउस कि हम इतने पैसे तो हों कि हम US मूव करना हो कर सकें, कुछ खाना हो, कुछ
पीना हो कुछ करना हो, वी शुड हैव इनफ कैपिटल, राइट? सो फिर हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ क्रिएटिव मॉर्फ, एंड देन दैट सॉफ्टवेयर हाउस right in the middle of COVID turned into remote base. No, so what was the interesting? So what was the software house doing at the time? Or with just plain old services? हाँ, सर्विसेज प्रोजेक्ट लेते थे और करते थे इन पाकिस्तान. और वो प्रोजेक्ट्स कहाँ से आप एक्वायर कर रहे थे? शुरू में उसकी अपवर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी थी तो उससे करते थे, बट इवेंचुअली फिर नेटवर्क बन गया. नेटवर्क भी बन गया. फिर आई मूव टू द यूएस ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा. अच्छा. सो हुआ ये था कि हम लोग वी स्टार्ट मेकिंग गुड मनी, गुड के मतलब इनफ टू लिव अ गुड लाइफ, राइट? बट फिर हमने कहा दिस इज़ नॉट द एंड, राइट? अब क्या ऐसा करना है? तो मेरा टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ था, तो उसने कहा तुम यूएस चले जाओ. तो मैंने कहा लाइक क्या, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? एंड ही वाज लाइक बस चले जाओ, देखी जाएगी, कर लेंगे फिगर आउट. तो बस मैं 2 हफ्तों के लिए गया यूएस और 9 महीने बाद या 8.5 months बाद आई केम बैक. हाउ डू यू डू द वीज़ा रन 6 months वाला? वीज़ा अपना मैंने चेंज ऑफ स्टेटस कराया, O1 वीज़ा लगवाया, वर्क परमिट किया, इमिग्रेंट, इट्स लाइक अ ड्यूल इंटेंट वीज़ा, वो फिगर आउट किया. सिटी भी नहीं पता थी, सो आई लिटरली विजिटेड डिफरेंट सिटीज़, आई हैड नोवेयर टू गो, राइट? तो वो फिर वो सारी जर्नी की. नेटवर्क कोई नहीं था, तो वो फ्लायर्स लेके कोवर्किंग स्पेसेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके वो सारी जर्नी की. एंड आफ्टर 8.5 months वी वर अगेन, सॉफ्टवेयर हाउस भी अच्छा बेहतर चल रहा था और हमारे पास वी स्टार्ट डूइंग अनदर स्टार्टअप ऑल्सो, बट मैंने सारा अपना वीज़ा और वर्क परमिट और वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व. So how were you able to do that? Like, did you register a company there then? Did you register this company as a US company and then got an O1 out of that? हाँ एग्जैक्टली. सो ये रजिस्टर की थी. प्लस O1 के अंदर आपको अगेन कैंपस फीड ने कैसे हेल्प किया कि O1 के अंदर 8 क्राइटेरिया में होते हैं, उनमें से आपने 3 फुलफिल करने होते हैं. सो कैंपस फीड इटसेल्फ की वजह से मेजॉरिटी सारी फिल हो चुके हुए थे. लाइक मेरे मीडिया की कवरेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एग्जैक्टली, मीडिया कवरेज भी थी. योर रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक an important role in the organization, वो भी मेरा से फुलफिल हो गया. जज एंड मेंटरशिप मेरी प्लान 9 की वजह से फुलफिल होगी. सो वो 8 के अंदर से मेरे को 6 या 7 पूरे थे. सो रिसर्च पेपर मैंने नहीं लिखा हुआ था, उसके अलावा सारे ऑलमोस्ट पूरे थे. और वो ये होता है ना कि O1 में आई थिंक O1 रिक्वायर्स ए स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ कंपनी देयर. बिल्कुल, वो आपकी अपनी कंपनी थी. एग्जैक्टली. और मेरी कंपनी ने ही मुझे हायर किया था ऑन अ सैलरी. तो बस ये सारा कुछ करके इंटरेस्टिंग. डिड यू एवर कन्वर्ट दैट O1 into, बिकॉज वो कहते हैं कि O1 को इवेंचुअली इट्स द इजीएस्ट राउट टू अ ग्रीन कार्ड. एग्जैक्टली. सो अभी मैंने अपना ग्रीन कार्ड करना है. उस वक्त ये हुआ कि फिर कोविड आ गया. कोविड के बाद मैं पाकिस्तान आ गया एंड आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, सो दैट्स ऑन मी. तो फिर मुझे O1 रिन्यू कराना पड़ा. सब मेरा रिन्यू हुआ है, अब मैंने जाते साथ ग्रीन कार्ड अप्लाई करना. राइट. एंड यू आर बेस्ड आउट ऑफ द US राइट नाउ? या यू? आई एम 50-50 बिटवीन बोथ. 40-40 and then 20% in Dubai. अच्छा, दुबई में भी do you have a setup there as well? हाँ, मेरी टीम हमारी टीम जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है ना. सो 6 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आई थिंक ओवर 30, अब तो शायद मे बी इवन 40 डिफरेंट सिटीज़ हैं. सो दुबई में भी हमारा जो VP ऑफ ग्रोथ है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई हैव एवर वर्कड विद, ही इज़ फ्रॉम दुबई. हमारी VP ऑफ People and Culture is joining us on the 10th of April. She's also in Dubai. Right. तो वहाँ भी एक setup बन रहा है. Very cool. And so tell me about Remote Base. What is it? कहाँ से आया ये? Because you're doing an IT services business, and that business is a seemingly good business. So why did you decide to pivot? और है क्या exactly? बिल्कुल. So pivot से start करते कि ये हुआ कि हम एक US में उसी स्टोरी को अगर कंटिन्यू करें तो वी वर डूइंग अनदर स्टार्टअप एंड डूइंग ये सॉफ्टवेयर हाउस एट द सेम टाइम. सॉफ्टवेयर हाउस से पैसे कमाते थे और कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग तो था नहीं, तो सारे पैसे स्टार्टअप में लगा देते थे. एंड वी वर बर्निंग अ लॉट, एवरीथिंग वी वर अर्निंग वी वर बर्निंग. राइट. सैन फ्रांसिस्को में मैं एक गराज में सो रहा था, और उस गराज के अंदर लाइक मैट्रेस और पूरा मैंने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था. खाना ट्रेडर जोस खाता था, कुछ $3-4 में पूरा हो जाता, बाकी सारे पैसे उधर इन्वेस्ट करते थे. फिर कोविड आ गया, सो वी लॉस्ट 2 of our बिगेस्ट कस्टमर्स जो सॉफ्टवेयर हाउस के थे. Right. और यूजुअली अर्ली डेज में 1 या 2 कस्टमर पे पूरा सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा होता है. और स्टार्टअप जो है उसकी ट्रैक्शन नहीं आ रही थी. सो दैट वाज परफॉर्मेंस ट्रैकिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सिमिलर डोमेन, बट वो नहीं चल पा रहा था. सो वी वर डाउन टू अबाउट 30-45 days ऑफ मनी लेफ्ट. एक सैलरी
रह गई थी हमारे पास, और अब हमने कहा अब क्या करना है. सो केम बैक टू पाकिस्तान बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड टू लिव देयर एनी मोर. पूरी जर्नी के बाद वापस पाकिस्तान आया एंड देन स्टार्टेड फ्रेंटिकली राइटिंग टू माई फ्रेंड्स इन द US कि जी किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए तो हम 24 घंटे में आपको मैच करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंजीनियर्स थे जिनका कोई काम नहीं था, क्योंकि एक स्टार्टअप भी नहीं चल रहा था और सॉफ्टवेयर हाउस के भी 2 क्लाइंट्स जा चुके थे. सो दैट्स काइंड ऑफ हाउ द रिमोट बेस्ड जर्नी स्टार्टेड. फिर मुझे 1-2 दोस्तों ने जिनसे मेरी वहाँ नेटवर्किंग हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए इंजीनियर्स, एंड देन वी डिसाइडेड कि हमने अब इसको एज अ सॉफ्टवेयर हाउस लेके नहीं चलना. अब हमने इसको एज अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लेके चलना है, और हमने आहिस्ता आहिस्ता ना सारे मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना. सो उस वक्त तो हमने मैनुअली दे दिए उनको बंदे, बट देन एवरी स्टेप ऑफ द वे फ्रॉम दैट डे टू टुडे जो है हमने हर प्रोसेस को ऑटोमेट किया और एक प्लेटफॉर्म बना दिया फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फॉर कंपनीज टू हायर रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. और अब क्या होता है कि इट्स अ वेरी सिंपल. So we're a platform that matches companies with software engineers. So companies जिनको engineers चाहिए अच्छे जो remotely काम कर सकें, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं. वो हमें कहते हैं हमें ये React, Node, what not engineers चाहिए, और फिर engineers भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं. वो कहते हैं जी हमारा 5 साल का React का एक्सपीरियंस है, 3 साल का कोई और एक्सपीरियंस है, and then we as a company kind of match them together. But अब ये सारा unlike a software house automated है. So जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर इस वक्त लास्ट मंथ 12,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था. एक सॉफ्टवेयर हाउस में आई थिंक साल में भी 12,000 शायद लोग नहीं होते जो अप्लाई करते हैं, और उन 12,000 के 12,000 लोगों को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू फिल्टर करते हैं. सो वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उनको अपनी टेक्निकल असेसमेंट्स देनी पड़ती हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. उनके वीडियो इंटरव्यूज़ होते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. तो वो सारा जो वेटिंग प्रोसेस है ना वो फुल लाइक टॉप 90, 92, 93% जो है वो वैसे ही स्क्रीन आउट हो जाते हैं. जो 8% होते हैं वो हमारे ही रिमोट बेसर्स जो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं वो उन 8% का इंटरव्यू लेते हैं. सो इट्स लाइक अ स्केलेबल मॉडल जो कि अनलाइक अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑपरेट करता है. नहीं, and so let's say 12,000 people come in to sort of join, और rather इसको मैं इस तरह ब्रेक करता हूँ. so एक funnel है जिसमें एक आपकी इनपुट है और एक आउटपुट है, right? On the output side, you've got the clients who require the engineers, and then on the input side, let's say there's a viewer who's watching and he wants to go in and he wants to work with remotely for a company in the US. पहला तो सवाल ये कि does the engineer come to you, goes through the screening? If he's eventually good enough, do you hire him or you just connect him to the opportunity? And what happens when there's a mismatch between availability and requirement? क्योंकि my understanding है इसके, ठीक है, let's say मैं उठता हूँ आज और मैं कहता हूँ यार मैं Node.js का चीता हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया बट आज अपॉर्चुनिटी नहीं आई, भी रिसेशन आया है, whatever, अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने अप्लाई किया, I went through the entire process, there's nothing there, now I go, I find something else, and then tomorrow an opportunity comes and you're like, oh ये बंदा बड़ा fit था, let's connect. But I'm not available. So how does that work? Yeah, I think that's a great question. So जो remote based का मॉडल है उसके अंदर हम हायर करते हैं, और फिर ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, वी सॉल्व दैट. और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारी एक इंटरनल बेंच होती है जिसके ऊपर जो हमारे अपने टूल्स हैं, ये जो पूरा मैंने आपको प्लेटफॉर्म डिस्क्राइब किया ना, ये सारे उन लोगों ने ही बनाए हैं जो कि हमने हायर किए हुए फॉर मैचिंग, लेकिन अभी उनके लिए फॉर एग्जांपल काम नहीं है, तो वो फिर हमारे ही प्लेटफॉर्म बनाते हैं. सो इट्स लाइक अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उसकी डिफरेंट वो बनते हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू balance it out. And so it's basically my understanding is a global delivery center model. It's sort of like Teradata and IBM, and except they're exclusive to their own companies. What you've done is you've taken that and you've given it to any and everyone out there. You hire the resources remotely. And there's essentially उसकी जो accounting है वो bench model पे चल रही है कि you sublet them as consultants, billable hours हैं, उन billable hours के ऊपर there's a premium that you can take and sort of invest back into the company and then take to profitability. And eventually it's the billability that's important. Do these people, when they plug in to a particular client, is it always a long-term contract, or sometimes it could be कि I immediately, so होता है ना pay as you grow sort of a model where you're like, oh listen, like I need 50 engineers for this microservice for let's say the next 3 months. Do you have requirement? Give me the engineers, and 3 months later I'm able to let go of it because that is much more efficient
वर्सेस लाइक जो आजकल टेक का मसला हो रहा है कि दे ग्रू टू फास्ट एंड दे ग्रू टू बिग एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फैट, इनएफिशिएंट फैट. And in a lot of ways that could have been avoided if they'd just gone with कि यार अच्छा हमने इस एरिया में ग्रोथ लेकर आनी है, let's go and hire people on these sort of short-term contracts, build this and then they can leave rather than them coming in and then just wandering around waiting for the next recession. So what are the different models there? हाँ जी, so डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं. जो हमारे ग्लोबल कंपेटिटर्स हैं टॉप 12 टियरिंग इंडेला, उनके ज़्यादा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो दे चार्ज अ वेरी बिग प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट लोग उनको हायर करते हैं जहाँ पे कोई भी बैंडेज फिक्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई है, यू नो थिंग्स आर नॉट स्केलिंग, कोई कंसल्टेंट टाइप चाहिए टू हेल्प देम आउट, सिस्टम्स आर्किटेक्ट चाहिए. सो सुपर सीनियर रिसोर्सेज बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. और हमारा जो मॉडल है वो डिफरेंट है, इट्स लॉन्गर टर्म. सो हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म काम करते हैं. हमारे जो एवरेज क्लाइंट लाइफ टाइम है वो ओवर, जितनी अभी कंपनी को 2.5-3 years हुए हैं, सो ओवर 2 years तो ऑलरेडी हो चुका है. सो हमारे जो अर्लीस्ट कस्टमर्स हैं, इफ़ दे हैव नॉट गॉन आउट ऑफ बिजनेस, दे आर स्टिल विद अस टुडे. सो वो है. और दूसरा हमारा प्राइस पॉइंट भी काफ़ी कम है फ्रॉम दीज कंपेटिटर्स, विच मेक्स इट अ वेरी सस्टेनेबल वे टू ग्रो कंपनी, रादर दैन कि जी $100 million रेज की है और 50 million के टेक रिसोर्सेज रख लिए, और वट एवर द नंबर्स आर. Right. And but how do these people get plugged in? Because, and this is important because post-COVID, this is a very interesting time जिसमें आप आए हैं, because post-COVID, as people began to work from home, I think जो real, हम कहते हैं ना 90s and early 2000s were the time for tech outsourcing and India boomed and so on and so forth. मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो तो नेट प्रैक्टिस थी. जो रियल इम्पैक्ट आया, क्योंकि वो मोस्टली BPO की तरफ गया, वो रियली ऑपरेशनल ब्रेन डेड काम को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया. बट द रियल आई थिंक गेम स्टार्टेड व्हेन दे स्टार्टेड वर्क फ्रॉम होम फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स, एंड देन इवेंचुअली हाइब्रिड में गए और काफ़ी तो फुली रिमोट हैं. एंड दे बिगैन टू रियलाइज कि यार व्हाट, प्रोडक्टिविटी इज स्टिल देयर एंड दिस इज वर्किंग आउट. एंड सो नाउ विद द रिसेशन, it's going to be increasingly more useful to actually hire cheaper talent. Doesn't matter दुनिया में किधर है, as long as it's cheaper. But then उसके अंदर मसले आते हैं 2-3. पहला ये आता है कि जो so how do you plug in people as consultants to your team? Are they plugged in as employees? So for example, when I used to work at Teradata, हमारा बड़ा similar model था. फ़र्क ये कि we were exclusive to Teradata. तो जब हम जाते थे as consultants, और I was working on the Volvo project, तो we would come in as essentially Volvo employees ही बन जाते थे हम. We'd get the email address, we'll get the entire system access, and वो फिर VPN वगैरह के ऊपर चल रहा होता था. So एक तो how does that work? And then दूसरा financially how does it work? The way that I see it, I think with metaverse and with the future of work generally जिस तरह डिज़ाइन हो रहा है, borders more or less ख़त्म हो चुके होंगे. और वो financially वो जो element है ना कि work visa and then आपको उसके अगेंस्ट एक बैंक अकाउंट मिलेगा और पैसा मिलेगा, वो उसके ऊपर सर्विस लेयर एक आ चुकी होगी जिसमें doesn't really matter where you are and money moves. But right now, obviously, we're not there yet. And so how does that work? Do you have companies in every place where the client is, and then they're able to, pay you? Because for a lot of clients जो कि पहली दफ़ा कर रहे होंगे, they're used to a payroll that runs within the company or at the very least within the country. And so suddenly Ghana से कोई आता है customer, how do you service them? So I think the world now is very, very different. पहले हमेशा कहते थे कि जी the future is remote, the future is remote. The future अब today is remote. It's no longer the future. अब की जो companies build हो रही हैं, Deal for example, which is also going to answer another question of yours, is our payment processor. So वो पूरी दुनिया का global payroll जो है ना वो हमारा manage करते हैं, वो हमें help करते हैं run करने के लिए, no matter where the people are. The entire company is remote. Within I think 2.5 years, they've gone from $1 million in annual recurring revenue to I think अभी कोई $300-400 million उनका annual recurring revenue है. They just raised at a valuation of $12 billion और उनकी पूरी कंपनी भी structurally remote है. इसी तरह जो नई कंपनीज GitLab हो गई, Zapier हो गई, these aren't new companies but they were like the pioneers of remote work. वो totally remote companies हैं. और अब की जो दुनिया है ना वो बहुत
ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म तरीके से चल रही है. तो कंपनीज दैट आर बीइंग फॉर्म्ड राइट नाउ, या जो कोविड में फॉर्म हुई थी, दे कांट गो बैक टू द ऑफिस. अब डील ये नहीं कर सकता कि 100 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनकी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कहे जी कल सुबह ऑफिस आ जाओ. इट्स इम्पॉसिबल, राइट? सो ये पूरी कंपनी स्ट्रक्चरली इस तरह बिल्ड होना शुरू हो गई जिसके अंदर आपकी कैपेक्स और ओपेक्स कम होती जा रही है, दफ्तर के आपने खर्चे देने नहीं है. और आई थिंक दैट इट इज़ नॉट ओनली ऑपरेशनली वेरी एफिशिएंट ना, कि खप पैसे तो चलो एक बात है, खप भी बहुत ज़्यादा. उसके मैनेजमेंट वाज वेरी took a lot of productive hours, and that you minus that and suddenly now you're focused on building and working. एग्जैक्टली. और इसके अंदर अब एक और बड़ा ट्रांजिशन है जो कि मुझे नज़र आ रहा है, अब हमारी कंपनी में हो रहा है कि your life does not revolve around your work anymore. Your work revolves around your life. अब आपको मूव नहीं होना कि आप लाहौर में हैं तो आपको नौकरी कराची में मिल गई है तो आपने उसी लैपटॉप को उठाना है, आपने कराची मूव होना है, उस कराची के ऑफिस में जाके उसी लैपटॉप को खोलना है और उस पर काम करना शुरू कर देना, विच मेक्स नो सेंस टू मी, राइट? तो अब वो चेंज हो गया. अब यू कैन स्टिल बी विद योर फ्रेंड्स, यू कैन स्टिल बी विद योर फैमिली, यू कैन ट्रैवल बाई चॉइस, नॉट दैट यू आर फोर्स्ड टू डू इट. और उससे अब आई थिंक ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा ग्लोबली. कंपनीज, इवन कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा, वो कहते हैं जी वी वांट टू हायर द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन वो टैलेंट 45 मिनट्स की विसिनिटी में होना चाहिए. तो दैट मेक्स नो सेंस, राइट? आपने दुनिया का बेस्ट टैलेंट अगर हायर करना है पाकिस्तान से, उसको अगर वीज़ा नहीं मिल रहा तो यू कांट हायर द बेस्ट टैलेंट, राइट? अगर पाकिस्तान से करना है, गाना से करना है, टैलेंट तो टैलेंट है, वो दुनिया में कहीं भी इफ यू नर्चर इट, इट कैन do wonders. And I think, in a way, so one of the reasons, one of the backbones of the American success was that they were in a way doing that by, tapping into, the entire H1 program was that, right? कि पूरी दुनिया से best talent को ले आओ. Difference ये आया है कि there's a political economy shift as well, both in the US as well as Europe. More so in Europe. US में वो ट्रम्प के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा आया था, अब थोड़ा सा ज़रा mild हो गया. But in a way, populations are no longer very happy with the mobility happening in the physical world. And so the companies or the capitalist requirement definitely is there to get the best talent. But in a lot of ways, the political structures aren't allowing for that immigration to happen, जो कि पहले वक्त में हो रही थी. And so that's going to make it more and more difficult for companies to be able to hire, that best talent that you speak of. And therefore, remote then makes the most logical sense. It's cheaper, it's efficient, and you don't have to go through all of the crappy paperwork जो कि आपको पहले वक्त में करना पड़ता था. I agree 100%. I think जो गवर्नमेंट्स है ना, there's like slow giants, whether it's the US, ठीक है? आप US लोगों को लगता है कि बड़ा प्रोग्रेसिव है, ये वो, उनकी भी गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम कराना ना तो आप बस भूल जाएं, because they move very very slowly. On the other hand, जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है या जो भी आप उसको कहेंगे, दे एफिशिएंट, दे मूव फास्ट. और जो मुझे दुनिया नज़र आती है ना, वो उसी तरह है कि अब इट डजेंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, इट डजेंट मैटर व्हाट योर स्किन कलर इज़, इट डजेंट मैटर कोई भी वो जो सारी चीज़ें, दे डोंट मैटर. इफ़ यू आर टैलेंटेड, यू कैन वर्क अक्रॉस द ग्लोब, यू कैन वर्क फॉर द बेस्ट कंपनीज. आप सबसे अच्छी कंपनीज का काम कर सकते हैं, दुनिया में कहीं से भी आप काम कर सकते हैं. और आपको उन कंपनीज़ की भी एडवांटेज में है कि आपको हायर करें, और आपके भी एडवांटेज में है कि आप उन कंपनीज़ के लिए काम करें. जिसका नेक्स्ट फेज़ ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट भी जाग जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बहुत एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि हमारा वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है. और क्या नाम है, वन ऑफ द वर्स्ट, नॉट द वर्स्ट, थर्ड अफ़गानिस्तान, आई थिंक सोमालिया और इराक या कोई इस तरह के हैं जो हमसे नीचे आते हैं. सो उन सारी चीज़ों के लिए हमारे जो लोग हैं वो bypass कर सकते हैं. वी हैव वन ऑफ द हाइस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, वी हैव द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. तो हम बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. कंपैरिजन भी आपको थोड़ा सा दे देता हूँ. हमारी जो टोटल आईटी की एक्सपोर्ट आई थिंक $2-2.5 बिलियन की है. इंडिया के अंदर टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस टाटा बड़ी कंपनी की सब्सिडरी है टाटा कंसल्टेंसी. उस टाटा कंसल्टेंसी की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट है ना, वो $25 बिलियन की है. सो हमारी जो टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारे अकाउंटों में तो सिर्फ अभी 3-4 बिलियन रह गया, बट एक बड़ी कंपनी की एक जो सब्सिडरी है उसकी $25 बिलियन, विच इज़ मोर देन आवर टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट, नॉट इन द पास्ट बट जो हमारा साल का होता है उससे ज़्यादा है. और all it takes is one company to solve this problem. And that opportunity definitely is still there, because there's, लोग कहते हैं यार ये opportunity lost हो गई. I don't agree with that. I think with 5G, with I think 2020 to 2030 is the decade of innovation happening again.
जो आपकी 2020 to 2030 was the decade of consolidation in a way कि you innovate and then the Facebooks of the world will buy you out. Now these companies are a little more conservative and a lot of these newly क्या कहलाता है newly laid off engineers from these big companies, in my opinion, are going to go out there and are going to innovate now and be opening the doors for the future of, let's say, web and future of technology and future of digital. And so there is a lot of productivity, value and wealth to be made. चाहे वो 5G हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो, there's a lot happening there. And अब तो सच्ची बात है, I've always been a blockchain crypto cynic, but I think अब वो finally we're at that point where post the crash, तो वो जो .com crash आया था ना, कि जब वो clowns घुसे हुए थे and then the crash happened and that's when the real folks sat down and started building and then the Googles of the world came out. So there's a lot of that wealth to be generated in this decade and आज भी अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ जाएं तो हम पहुंच सकते हैं at let's say 25, 30, 40, 50 billion dollars. And then मैं इसमें दरमियान में एक और ऐड करना चाहूँगा. A lot of people cite our textile exports as 15, 16. I know आपके भी दोस्त हैं वहाँ पर, तो I don't want to poke them, but I mean they're doing good work. Exports are important, but लोग ये नहीं समझ पाते कि textile requires an input as well. So when they have a $15 billion export number, there is a cost of input there as well, where you're importing cotton, you're importing a lot of other raw material, dyes, so on and so forth, and so it's always going to be 15, 16 billion minus cost of input, maybe $4-5 billion, maybe even more. And so the net that you're actually receivables में आपके जो है ना वो 10, 11, 12 हैं. On the other hand, और उसके ऊपर there's a lot of focus जो हमारी जनरल लैंग्वेज में आता है डेली लाइफ में, टेक्सटाइल वालों के लिए क्या हो रहा है. अब तो खैर बेचारों के साथ मार पड़ रही है, उनको गैस भी महंगी होगी, बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा आता है. आईटी के अंदर नेट जो आपकी एक्सपोर्ट है ना, वो सारी इन लिeu ऑफ तनख्वाहें बिल्कुल मुल्क में आ रही हैं. एग्जैक्टली राइट. इवन आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो भी मुल्क के अंदर ही जा रही हैं. जो आपका जो बिजली सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी क्या यार, एनर्जी की कॉस्ट है, राइट. तनख्वाहों के अलावा वो एनर्जी की कॉस्ट भी इफेक्टिवली जो है वो आपका जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको कम करके प्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी. एंड नाउ विद द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन जो बनती जा रही है, वी आर ऑल्सो प्राइस्ड वेरी वेल with against the dollar to compete in the global market. इस सारे के साथ अब मेरा सवाल आएगा, मैं सबसे पूछता हूँ, ठीक है, आपका एक हाइब्रिड मॉडल है, इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस हाइब्रिड इनटू कंसल्टिंग, हाइब्रिड इनटू रिमोट वर्क ग्रोथ ऑन स्टेरॉइड्स. बिल्कुल. इन अ वे जब हम बाहर की बात करते हैं तो हाँ, एज अ ग्लोबल स्टार्टअप I think it's a 10 on 10. You've raised funding recently as well, and you can really scale this up to wherever. But जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो उस पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ठीक है, you're at 140 maybe right now, right? Maybe even आप जो है वो उसको इधर उधर से टैलेंट को तोड़ के 500 पे चले जाएं, 1000 पे चले जाएं. You really want to scale, you really want to go to Tata Consulting, you need the talent. Your raw material is the talent. And the fact is, you know this better than I do. 12,000 में से कितना % आपका genuinely sellable talent है जो कि global markets में आप sell कर सकते हैं. So, couple of questions. First, what's your experience with the talent? कितना वो वाकई ऐसा है कि जो आपके पूरा सिस्टम है उसके अंदर से वो क्रैक्स से जब गुजर कर आता है तो वो वाकई ऐसा है जिसको आपको मज़ीद ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सेल देम इमीडिएटली एंड दिस वुड इंक्लूड बोथ ऑफ द थिंग्स, राइट. कंसल्टिंग मॉडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कह लें उसको, वो ये है कि आपको 50-50 टैलेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. You can't have like a back office of 100 people who can't speak English, but the manager is great and he can interface between them. You're effectively selling an entire product to the customer and they'll be communicating directly. So वो वाला element भी है. और दूसरा जो है वो चले let's forget about the second one. मुझे आप पहले इसका बताएं कि how do you like what's the talent looking like right now? बिल्कुल. इसकी मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल्स देता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया हमारे पास अगेन पैसे नहीं थे तो हमने फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए. लेट्स लुक एट वेयर दोज फ्रेश ग्रेजुएट्स आर टुडे. सो 4-5 लोगों की छोटी सी टीम थी जिसको तलहा जो है लीड कर रहे थे. वन ऑफ देम वर्कड विद अस फॉर 2.5 years.
Started off at I think 70,000-80,000 rupees as a fresh graduate. उस ज़माने में इससे भी कम होते थे. I think I don't remember exactly. After 2.5 years of working with us, he is currently at Amazon, and his annual is over $200K. $2 lakh से ज़्यादा वो इस वक्त कमा रहा है. और वो कहाँ से ग्रेजुएट हुआ था? नस से. राइट. इसी तरह हमारे पास 1-2 और लोग थे. एक इस वक्त जो है वो टेस्ला के अंदर है. एक जो है अनफॉर्चुनेटली उसकी जॉब रिसेंड हुई है मेटा से. तो जो लोग हैं ना उनको राइट उनकी ग्रूमिंग हो जाए ना, तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन. अब वो क्यों नहीं होती, दैट्स द क्वेश्चन, राइट. तो सबसे पहले तो हम कोई मैजिक तो करते नहीं है. जो गैप बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ एंड द जॉब मार्केट इज़ ह्यूज. सही है. वही चीज़ जो हम करा रहे हैं, क्या करें हम उनको पानी में फेंकते हैं, उनको एक्चुअल रियल वर्ल्ड टास्क देते हैं. कोई बुक्स नहीं देते, कोई कोर्सेज नहीं देते, कोई टीचर आके 100 बच्चों को सेम तरीके से नहीं पढ़ाता. वी जस्ट पुट देम इन द वाटर एंड वी आर लाइक अच्छा जी जो हमारी बेंच है कि ये आपने बिल्ड करना है, ये आपने बिल्ड करना है, ये आपने बिल्ड करना है. एंड वी गिव देम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड ट्रेन देम हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. नंबर 1. नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर अगर जो बैक ऑफिस वाला सीन है जिसके अंदर आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलता, जो कि हमारे केस में ऐसे नहीं होता. यू वर्क विद द क्लाइंट, आपकी डे टू डे इंटरेक्शन होती है. अब पाकिस्तान में कोई गूगल्स फेसबुक्स ऑफ द वर्ल्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो जो हमारा टैलेंट है उसने कभी स्केलेबल एप्लीकेशंस पर काम ही नहीं किया हुआ. जब उन्होंने काम नहीं किया हुआ तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू वर्क ऑन समथिंग जिसके 4 मिलियन यूज़र होंगे, 10 मिलियन यूज़र होंगे. बट व्हेन यू डू व्हाट वी आर डूइंग देन यू गेट दैट ट्रेनिंग एंड देन यू गेट एक्सपोजर टू सो मेनी डिफरेंट कंपनीज जिनके 5-5, 10-10, 20-20 मिलियन डॉलर 20 मिलियन यूज़र्स हैं. वो जब फिर फेसबुक और गूगल या अमेजोन में अप्लाई करते हैं तो देन इट्स लाइक इट सेट्स देम अपार्ट एंड दे कैन गेट इनटू दिस कंपनीज. अब इसका जो आपने सवाल पूछा कि 2 किस्म के मॉडल्स हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन बोथ. एक तो रिमोट बेस का मॉडल है और एक टैलेंटली का मॉडल है. रिमोट बेस के मॉडल के अंदर जिसके अंदर एक ज़्यादा क्यूरेटेड सर्विस होती है और हम ज़्यादा थॉरो वेटिंग प्रोसेस के थ्रू लोगों को गुजारते हैं, हम अपनी बेंच पे लेके आते हैं, उनकी कॉम स्किल्स चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं. उसके अंदर भी हम बहुत कम नंबर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं क्योंकि लाइक यू सेड इनकी कोई हमें सिर्फ इंसान चाहिए और इंटरनेट चाहिए और लैपटॉप चाहिए. ये 3 चीज़ें हमें आप दे देना, बिजली भी ना दें कोई मसला नहीं, हम यूपीएस लगा लेंगे. ठीक है, लाइक जस्ट गिव अस दीज 3 थिंग्स. कोई हमें गैस नहीं चाहिए, कोई हमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, कोई हमें धागा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए. सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री. ऑल वी नीड इज़ दीज रॉ मटेरियल्स. एंड अगर इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू डू इट एट स्केल, लाइक अगर गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है, विच दे हैव अप्रोच्ड मी अ कपल ऑफ टाइम्स एंड द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, एंड आई डोंट वांट टू नेम द ऑर्गेनाइजेशंस, बट सिर्फ PR है. सही है. वो आगे कहते हैं कि जी अच्छा आप 10,000 बंदे ट्रेन कर दो, लाख बंदे ट्रेन कर दो, विच इज़ पॉसिबल बाय द वे. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट वाज गोना बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखें, एक तो करंट आपने मुझे बता दिया कि यार इस वक्त जो टैलेंट है उसको आप किस तरह से डील कर रहे हैं. बट देन वो टैलेंट आपने बोला, आई गेट इट, यू शोड देम अ बेटर डायरेक्शन, बट वो बच्चा नस्ट का था यार. और नस्ट का 100 बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है ना, उसको अच्छी डायरेक्शन दिखा दो वो पहुंच जाएगा. फास्ट का बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है, चलो फास्ट का सारे कैंपसेस में मिला लें, लम्स ऐड कर दें इसमें. दरमियान में मैं एज अ चुंगे का मैं कॉमसेट्स भी डाल देता हूँ, GIK भी डाल देता हूँ, लम्स का तो रुकता ही नहीं यहाँ पे, तो चलो उसको वैसे साइड पे कर दें. टोटल बच्चा 5,000 है साल का, राइट, मैक्सिमम. और उसमें से 5,000 टू बी वेरी ऑनेस्ट 40-50% एंड अप रियलाइजिंग वो हमें तो कंप्यूटर साइंस करना ही नहीं था. तो जो एक्चुअल टेक्निकल बच्चा आता है वो मेरा ख्याल है 2-2,500 बच्चा आता है, जिसके लिए पूरी मार्केट कम्पीट कर रही है. सो सिस्टम्स इज देयर एंड IBM इज देयर एंड Teradata इज देयर एंड Tenpal एंड सो ऑन. इट्स जस्ट अ ह्यूज मार्केट, NetSol. How do you scale from 2,500 to 25,000? जो आपने बोला वो आपने ये बोला कि यार give me a child who can do the basics and I will tell him how to be a professional. मेरा क्वेश्चन ये है, how do you bring a child to the basics? Because right now majority of the talent that is being produced by the universities are not even ranking on the basics. वो आते हैं, वो कहते हैं जी हमने अपनी 4 साल की डिग्री में C पे काम करना सीखा है, और हमें वो बेसिक एक जो है ना पैकमैन बनाना आता है. जस्ट लाइक यार ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है. What are you talking about? So this thing that you mentioned कि we can train 25,000 or 100,000, how does that work? बिल्कुल. So अभी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि एक प्रोफेसर लेकर आती हैं, वो प्रोफेसर जो है 200 बच्चों को पढ़ाता है, 4 को समझ आ रही है, 4 को समझ नहीं आ रही, 150 को पता ही नहीं है क्या हो रहा है. सही है. एंड देन चीटिंग कर ली, किसी और का प्रोजेक्ट ले लिया और फीसें फुल आप भर रहे हो, एंड देन दे पास. और फिर एंड पे क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं आता. अगेन लाइक आई सेड, हम कोई मैजिक तो नहीं करते ना. सो इंटरनली आई थिंक द वे दिस कैन बी स्केल्ड अ लॉट, विच इज़ अगेन समथिंग वी हैव डन इन द पास्ट, इज़ कि वी इंट्रोड्यूस लाइक अ बडी सिस्टम.
सही है कि जो रिमोट बेसर जो है ना, अब हमारे पास एक प्रोफेसर नहीं है, अब हमारे पास 100 प्रोफेसर्स हैं जो कि ऑलरेडी रिमोट बेस के पास हैं, जिनके हर कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो दिन का 1 घंटा रिमोट बेस को दे सकते हैं. यू अटैच 1 or 2 पीपल टू ईच मेंटोर एंड देन वो 150 बंदा जो है ना आपकी अगली 300, 400, 500 ट्रेन कर सकता है. एंड इट्स गोइंग टू बी सच ए क्यूरेटेड एक्सपीरियंस फॉर ईच किड के आपका जो प्रोफेसर है, जो कि प्रोफेसर नहीं है, वो आपसे सिर्फ जिस तरह स्टार्टअप से हम पहले बात कर रहे थे, somebody that's only 2-3 steps ahead of you, वो आपको ट्रेन कर रहा है. आपके 3 बच्चे 2 बच्चे वो एक बंदा ट्रेन कर रहा है. एंड देन you're not growing linearly, you're growing exponentially. क्योंकि आपके अगर हमने 5 से स्टार्ट किया था ना, 300 से हमने 5 स्टार्ट किया था, हम 100 से ऊपर चलेंगे. अब वो 100 जो है आगे से अगला 300 जनरेट करेगा, वो अगला 300 जो है आगे से अगला 900 जनरेट करेगा. सो वो जंप्स जो है वो बहुत बड़ी जंप्स लगती हैं. बट इसमें एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि जो आपने आइडेंटिफाई किया कि जो डिमांड फॉर एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज है, दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई एंड डिमांड फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इज़ एक्सट्रीमली लो, जिनको इतना काम ज़्यादा नहीं आता. सो जो पूरी मार्केट है वो उस एक्सपीरियंस्ड या अच्छे फ्रेश ग्रेजुएट्स के पीछे भाग रही है, जो कि वो ग्लोबल डिमांड है कि भाई बंदा तैयार दे दो हमें, हमें तैयार हमने करना नहीं है. उसके लिए फिर आपको प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जो कि इनिशियल कॉस्ट उनकी उठा सकें, कि जब तक वो बच्चा जो है वो ट्रेन नहीं हो रहा उसको आप या तो सैलरी दो. यू डोंट लाइक एक बच्चा है वो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहा है, उसे कोई abctechnologies.com हायर कर लेती है और वो उसको PHP पे काम कराती है, तो वो बच्चा भी अपने साथ ज़्यादती कर रहा है और वो कंपनी भी उसके साथ ज़्यादती कर रही है, बिकॉज देर ट्रेनिंग हिम इन ओल्ड टेक्नोलॉजीज. और just because that kid is getting 20, 30, 40,000 या let's say 60,000 रुपीज़ a month, वो अपना करियर भी तबाह कर रहा है. इंस्टेड आप पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन करो, आप उन बच्चों को खुद ट्रेन करो थ्रू द फॉर्मेट दैट आई हैव गिवन एंड यू अब्जॉर्ब द कॉस्ट, जिसको गवर्नमेंट भी फंड कर सकती है, जो कि मुझे कोई मेरा ख्याल है 100 दफ़ा कह चुके हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं. लेकिन उस पर टोटल प्रोग्रेस ये होती है कि जब भी कोई मीटिंग होती है राउंड टेबल, तो मुझे बुलाया जाता है और कहता है कि जी हम इनके साथ पार्टनर कर रहे हैं, और वो मीटिंग के बाद भी कोई बात नहीं होती टिल द नेक्स्ट मीटिंग. सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड ओवर टाइम लुकिंग एट द इंडस्ट्री फॉर एटलीस्ट 20 years, मेरे बड़े भाई वगैरह बहुत पुराने ग्रेजुएट्स हैं, तो मैं उनको भी देख रहा था कि किस तरीके से वो कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं. देन इवेंचुअली आई माई सेल्फ ग्रेजुएटेड इन द सेम इंडस्ट्री. गवर्नमेंट नहीं करेगी. एंड इन अ लॉट ऑफ वेज व्हेन आई लुक एट, मुझे इसके ऊपर लोग पीपल गिव मी अ लॉट ऑफ फ्लैक एज वेल कि you know it's not right कि even India में government didn't do it. Yes, government built IITs. Yes, IIT का produce direct जाता है, land करता है, वो they're the biggest beneficiary of H1 system and the L1 system and so on. But they're the ones that are being exported as human resource, and they are more often than not now a lobbying tool less than an actual form of revenue. जो इंडिया में एक्सपोर्ट का पैसा आ रहा है ना, टाटा कंसल्टिंग का, तो और इन सारों का, वो आ रहा है. इनकी जो प्राइवेट सेक्टर है, व्हेन द इकोनॉमिक्स बिगैन टू मेक सेंस, द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड हेल्पिंग इटसेल्फ रादर देन सेइंग. सो फॉर एग्जांपल, एंड आई गेट इट, 2013 to 2018 नहीं हो सकता था. आपने डॉलर को ऐसे कंट्रोल किया हुआ था कि आपका जो है ना वो जस्टिफाई नहीं करती थी. सॉफ्टवेयर हाउसेज बेचारे बस चल रहे थे, व्हाटएवर. उससे पहले टेररिज्म का प्रॉब्लम था, स्केल का और मसला था. नाउ योर कंडीशंस आर राइप कि आप जो है वो लाइक, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ. आप डॉलर वर्सेस PKR बेस के ऊपर जब जाते हैं ना, और ये मैंने ख़ुद पर्सनली देखा जब ये डिवैल्यूएशन, द ग्रैंड डिवैल्यूएशन ऑफ 2019 हिट की. सो आई सॉ कंपनीज जो कि 300-400 एम्प्लॉयज़ पे बैठी हुई थी, जो कि एनुअलाइज्ड रेवेन्यू कर रही थी $5 to $10 million का. यार एक महीने के अंदर $50 का फ़र्क आया. ठीक है, टर्न अराउंड जो था ना आपका, अगर आप 6 मिलियन पे उठाएं तो दैट मेक्स रफली अराउंड $500,000 पर मंथ. $500,000 पर मंथ का, और एवरेज टर्न अराउंड जिसमें वो जो आपका बंदा होता था वो डिसग्रंट होता था, वो कहता था यार मेरी तनख्वाहें बढ़ाओ, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वो 6 महीने होता था. सो कंपनीज़ के पास एक बफर बनता था जिसमें वो 5 लाख के हिसाब से $50 से आप मल्टीप्लाई करें तो कोई तकरीबन बनता है 5 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 5 करोड़ और मल्टीप्लाई नहीं 5 लाख, 2.5 करोड़ रुपए महीने का. ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए महीने का जो बफर उनके पास आ रहा था ना, वो 6 महीने का आप उसको लगाएं, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है कोई तकरीबन 15 करोड़ रुपए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग.
अब वो 15 करोड़ रुपए या तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ नया घर लेने के लिए और एक Audi लेने के लिए और 4 खिलौने निकाले और मैं आगे निकल गया, या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ कि यार ठीक है, ओके, दिस इज़ अ स्पेस दैट आई हैव गॉटन एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक टैलेंट and train them and then get them ready for the next stage of growth. Unfortunately, and I'm speaking to a lot of tech folks here, मुझे आज तक यही सुनने को मिल रहा है कि यार and I'm talking to like let's say the Salim Bukharis of the world and the systems and the वो सारा कि like the government is not doing good enough एंड हमारा स्केल का मसला ये कि गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है, गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं है। बल्कि मुझे 2-3 लोगों ने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट से सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि बीच में ना आए। हाँ, बीच में ना ठीक है, ना पूछें ना तंग करें, एक 10 साल की पॉलिसी दें, चुप करके वो पॉलिसी के ऊपर हम चलेंगे जो पॉलिसी देनी है। टैक्स करना है टैक्स करें, नहीं टैक्स करना ना टैक्स करें, हम एक अकाउंटिंग बनाएंगे, उस अकाउंटिंग के हिसाब से हम चलना शुरू हो जाएंगे। लेट अस फिगर इट आउट। सो पर्सनली आई हैव बीन फोकस्ड ऑन फिगरिंग आउट द प्राइवेट सेक्टर सोल्यूशन कि व्हाट कुड दैट पॉसिबली लुक लाइक if one was to scale. And the buddy system is an interesting model, but this still doesn't answer the question. You can't give एक Node.js का एक एक्सपीरियंस डेवलपर, एक्सपीरियंस भी नहीं, मैं एक्सपीरियंस डेवलपर है, उसको आप एक लड़का दे देते हैं कि यार ये लो, ये इस लड़के ने जो है ना वो C# पे काम किया हुआ है और इसको ₹1.5 कुछ नहीं पता, अब तुम इसको मेंटोर करो, वो बच्चा नहीं कर सकेगा। बिकॉज वो जो 1 घंटा है ना, उस घंटे में उसने सिर्फ ये बताना है कि यार दीज आर द डायरेक्शंस, गो एंड फिगर इट आउट। बट जो बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो हैंड होल्डिंग का इतना आदी है कि वो कहता है कि मुझे जो है ना एक इंस्ट्रक्टर साहब बैठ के पूरा गाइड करें, और जब तक वो 6-8 महीने लगा के मुझे गाइड नहीं कर देंगे तब तक तो मैं आई डोंट इवन हैव द एबिलिटी टू सेल्फ लर्न। सो मैं उस पार्ट ऑफ द पाई की बात कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ इट, राइट? बिकॉज दीज आर, मेरे ओपिनियन में ये सारे वो लोग होंगे जो कि आपके इस वक्त घुसे हुए हैं डिफरेंट डिजिटल सर्विसेज के अंदर, अमेजॉन वाली क्राउड है जिसको आप अपस्किल करके बहुत आराम से इस तरफ लेकर आ सकते हो। सो हाउ डू यू थिंक दैट solution would look like? देखिए, अभी सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं ना, इफ अराउंड 12,000 पीपल आर अप्लाइंग टू रिमोट बेस एवरी मंथ, और पूरे 12,000 के 12,000 तो अच्छे नहीं होंगे, आपने उसको लेयर वाइज ब्रेक डाउन करना है। आपके पास टॉप टियर आ गया, दैट यू नो कि जी ये टॉप 1% है या टॉप 2% है या टॉप 3% है, उनको आप कम ट्रेनिंग टाइम पीरियड के लिए जल्दी से तैयार करके आगे भेज सकते हैं। इंटरनली हमने अपना एक रिमोट बेस बेसिक के नाम से भी स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ के अर्ली स्टेज कंपनीज इन द US जो वाई कॉम्बिनेटर में है या किसी अच्छी एक्सेलरेटर में, उनको लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज चाहिए MVP बनाने के लिए। यूजुअली MVP जो है वो पूरा डिस्कार्ड ही हो जाता है, बस आपको एक चीज़ चाहिए होती है बनाने के लिए। वो फिर उन रिसोर्सेज को हायर करते हैं, दे पे वेरी नॉमिनल अमाउंट्स, एंड देन उससे फ़ायदा ये होता है कि ये रिसोर्सेज भी ट्रेन होती जाती हैं। फिर आप नेक्स्ट ईयर ऑफ फिल्टर पे चले जाते हैं कि जी अच्छा अब ये टॉप 5% है या ये टॉप 10% है, अब इसको कितना टाइम चाहिए और इसको हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, देन यू कीप गोइंग डाउन द फनल, राइट? बट उससे ओवरऑल जो पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा ये होता है कि व्हेन देयर फ्रेंड्स फैमिली एट्सेट्रा स्टार्ट सीइंग कि ये जो बच्चा है जो 70,000 पे या लेट्स से 30,000 पे में किसी, आई वॉज अबाउट टू टेक ए नेम, बट किसी MNC में काम कर रहा है, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, वर्सेस कि ये रिमोट बेस के थ्रू 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा है, तो देन दैट स्टार्ट्स मोटिवेटिंग द इंटायर जनरेशन टू गेट इनटू टेक एट्सेट्रा एज वेल। बट जो आपका अर्ली क्वेश्चन है कि इफ़ इट वाज दैट ईजी तो ये आज हो चुका होता, एंड मेरा ये बहुत डीप मानना है कि इफ़ इट विल बी डन, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू मी, कि जो आज के सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना वो टेक कंपनीज हैं दैट डोंट फंक्शन लाइक टेक कंपनीज। ठीक है, आप मुझे बताएं कोई ऐसी टेक कंपनी, एक्सेप्ट चले नाम लेते हैं RBSoft, जो कि ये लेयरिंग सिस्टम क्रिएट करती है, जो कि ये एंड रिमोट बेस ऑफ कोर्स, जो कि हर बंदे के स्किल सेट के हिसाब से उसको एक पोजीशन करती है। वो शायद 100% एक्यूरेट ना हो, लेकिन देन यू हैव अ बकेट ऑफ पीपल दैट यू नो कि आपने उनको कैसे ट्रेन करना है, कैसे ट्रेन नहीं करना। अभी के सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या होते हैं कि जी बंदे उठाओ और जो अच्छा उसको आगे लगा दो पीछे, एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड अगेन डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, कि एक सीनियर बंदा रखते हैं, ठीक है, 20 25 30 साल के एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, सॉरी, एक सीनियर बंदा रखते हैं दैट हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, 3 4 5 साल वट एवर द नंबर इज़, उसके नीचे 10 बंदे रखते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो बंदा जाता है, वो इंटरव्यू देता है, वो कहता है जी मेरा नाम अहमद है, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं Node.js का चीता हूँ, आप मेरे साथ काम करें। जब उसको काम, और वो सेम चीज़ 10 डिफरेंट कंपनीज को कहता है, दैट गाय गेट्स 10 डिफरेंट वर्क जो भी, और वो अपने नीचे बच्चे रखता है जिनका एक्सपोजर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं है क्लाइंट के साथ। अब
एक जो अहमद है उसकी जगह नीचे 10 अहमद काम कर रहे होंगे उसकी जगह, तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो जुगाड़ों पे चल रही है. बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन. यू हैव टू बिल्ड इट इन अ वेरी स्केलेबल वे. सो ये हमारा एक रिमोट बेस आ गया. दूसरा जो टैलेंट लिया वो तो है ही स्केलेबल, कि वो इट इज़ ऑल थ्रू स्केल के. ये जो बकेट्स बनाई हुई हैं वो बकेट्स का मैं आपको एज अ कंपनी एक्सेस देता हूँ. चाहे आप एक पाकिस्तानी कंपनी है तो जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके 6 से 8 घंटे लगने हैं, उसको इंटरव्यू करना है, सब कुछ करना है, वो बंदा एक दफ़ा इंटरव्यू करता है, वो टैलेंटली पे आ जाता है, कोई भी बंदा जाके उसको हायर कर देता है, और जो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस इज लेस दैन व्हाट यू पे अ रिक्रूटर. सो यू स्टार्ट बिल्डिंग टूल्स दैट कैन ऑपरेट एट स्केल रादर देन कि आपने 50 बंदे का एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है और छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपोजर भी आप ख़त्म कर रहे हैं और फ़ायदा भी एज अ होल इकॉनमी नहीं हो रहा. मेक सेंस. टेल मी समथिंग, जो आपकी प्राइसिंग है, if you were to compare that to local software houses, would you say that they're the same, or would you say they're higher or lower? I think pricing wise it would probably be similar, but salary wise it is much higher. So okay. If I were to compare to systems is just going nuts, right? So they're growth, they're doubling. वो मार्केट से जाते हैं, वो जाके डबल 2.5 ऑफर करते कहते हैं आ जाओ. एंड सो इन अ लॉट ऑफ वेज वो मार्केट बड़ी ख़राब हुई है पिछले 2-3 सालों के अंदर, बिकॉज टैलेंट जो था वो प्रोड्यूस, वही वाली बात है जो मैं अगेन कह रहा हूँ, मसला कि एक दूसरे को खा के एवरीबडी वांट्स टू ग्रो बट नोबडी इज रियली इंक्रीजिंग द ओवरऑल साइज ऑफ द पाई. सो इफ यू वर टू compare it to that, like again, context of the question is what happens when you become big enough that the left and right side ki sharks start to bite at you, where they come in and they say कि okay, like we're also an export based company and हम भी जो है वो आपका जो बंदा है आपने बड़ी मुश्किल से बड़ी सिस्टम के थ्रू ट्रेन किया है, वो 1 लाख पे हम उसको 2 लाख ऑफर करते हैं, ले जाते हैं. या डू यू थिंक दैट योर इकोनॉमिक्स इज मोर एफिशिएंट to ensure that you'll always be paying higher than any competitor otherwise? Yeah, I think Jeff Bezos बड़ी अच्छी बात करता है कि your margin is my opportunity. अगर हम लोग स्केल पे काम करें और हम लोग and our pace of growth is pretty good compared to even systems को 40-50 साल हो गए हैं being in business. So जब आप अपने हम लोग एट स्केल मार्जिन ही श्रिंक कर देते हैं और हम लोगों को ज़्यादा पे करते हैं, तो दिल ऑब्वियसली गो फॉर लेट्स से रिमोट बेस. सो देन फॉर अ न्यू प्लेयर टू कम इन एंड ऑफर दोज काइंड्स ऑफ सैलरीज. अब देखें, आपने अपने इर्द गिर्द एक वो बनाना है, मोट बनाना है, and barriers to entry होने चाहिए. So for example, if we have let's say 5,000, 10,000, 20,000 engineers working through remote base that are getting paid far more than any competitor can afford to pay them, क्योंकि उनके हमने अपने margins shrink कर लिए, and at the same time आपका ब्रांड लॉयल्टी से लेके ट्रेनिंग सिस्टम से लेके सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही है. इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर कंपेटिटर्स टू कम इन एंड टेक द रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने बिजनेस लेना है. ठीक है, अगर आपकी कंपनी के पास 10, 20, 30 हज़ार टाटा कंसल्टेंसी अगर आप हैं तो आप जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास, आप मेज़ पे बड़े आराम से बैठ के बात कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ABC टेक्नोलॉजी हैं जो कि आके सिर्फ हमारी ट्रेन रिसोर्स खाना चाह रहा है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना भी, दे कांट गो आफ्टर द हायर बजट प्रोजेक्ट्स वेरी इजीली. सो आई थिंक इन आवर केस स्केल इज़ गोना सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि आपने स्केल के ऊपर जाके करना है. जो बैरियर्स टू एंट्री हैं वो यही है कि आपने अपने मार्जिन स्क्वीज़ कर दिए ताकि जो बंदा है वो आप ही के साथ काम करे. क्योंकि देखिए, आई थिंक एक चीज़ और बड़ी अगेन अनफॉर्चुनेट है कि इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि जी मार्केट ख़राब कर दी है और लोगों को ख़राब कर दिया. सही है, हर इंसान का ये इंसेंटिव है एक जो लेट्स से जॉब कर रहा है कि एक अच्छी जॉब हो, ट्रेनिंग हो, करियर ग्रोथ हो और ज़्यादा पैसे मिले. सही है, और आप जितना भी कह देना कि आपकी मनी मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, ये मोटिवेशन होनी चाहिए, ये मोटिवेशन, दे ऑल साउंड ग्रेट फॉर द entrepreneurs और फॉर द कैपिटलिस्ट सिटिंग एट टॉप. क्योंकि अगर वो ये बातें इंस्टिल कर देंगे ना कल्चरली के यू नो डोंट चेस मनी, तो दे विल मेक द मोस्ट मनी, राइट. तो अगर हम एंड आई सपोर्ट लाइक कि जी कल्चरल बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड हमारी कंपनी का भी कल्चर बहुत अच्छा है, बट पे देम वेल. सही है, आप ये ना करें कि आप यू नो किसी को लाख रुपया दे के उसके लिए 20-20 लाख रुपया ले रहे हैं और वॉट नॉट, राइट. सो मार्जिन आप श्रिंक करो, आप स्केल के ऊपर जाके खेलो. यू नॉट ओनली हेल्पिंग वन पर्सन, यू आर हेल्पिंग द इंटायर इकोसिस्टम. मेक सेंस. एंड इन टर्म्स ऑफ जो अभी, क्योंकि जिस स्पेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस स्पेस के अंदर
पूरी दुनिया में ये सुनने में आना शुरू हो गया कि अच्छा डिग्रीज आर फेयरली इररेलेवेंट, यू नीड द हार्ड कोर स्किल सेट. आप 4 साल की डिग्री करते हैं, 4थे साल में फारिग होते हैं, पता लगता है टेक्नोलॉजी पूरी बदल गई. सो if I were to ask you your opinion, and based on the current data that you have and the current resourcing that you have, how important is the degree today, and how important do you think a degree will be 5 years from now? ये तो मेरा I think बड़ा, I don't know if I should say biased answer, but I'm very, like I said, not anti-education at all. Love education, love learning, but the way the system has been structured. So I think डिग्रीज़ को जला देना चाहिए सबको, और कंप्यूटर पे बैठना चाहिए. गूगल आपको मिला हुआ है, जो सीखना चाहते हैं आप दुनिया में सीखें. एंड डिग्रीज़ आर मनी मेकिंग मशीन्स, जिनका टोटल हमारे पास बंदा आता है, हम उसको सैलरी देते हैं टू ट्रेन देम. यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है, वो उसको यूनिवर्सिटी को पे करता है टू waste 4 years of their lives. Yes, social element is very important and I'm very big believer in that, but ये courses और ये किताबें और ये जो remote base के अंदर, this is a funny example, professors ने apply किया है, they couldn't get in. Right. So अगर आपका professor नहीं आके काम कर सकता, तो फिर आपको वो क्या सिखा रहा है? No, so just to confirm, and the reason why I asked this question was because I see an incredibly huge opportunity in the freelancers right now. Again, not in the technical space. Yes, technical space immediately आपको जो है ना वो technical लोग ही मिलेंगे जो कि freelancing कर रहे थे, और वो आके they can have more security in their profession. But separately आपके जो बहुत सारा एक freelancing का एक पूरा एक समझ लें कि I don't know the word, but एक कम्युनिटी पूरी डेवलप हुई है जो कि Amazon FBA पे कर रही है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कर रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह. अच्छा, इन लोगों को टेक बैकग्राउंड एज नहीं था, बट देर इज़ नो रीज़न वाई दे कैन नॉट डू बेसिक डेटा इंजीनियरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन. There is no reason why even with proper guidance and training they can't do web or front end or there are a lot of design के बड़े सारे लोग हैं जो कि UI UX में बड़े useful हो सकते हैं if they have the right technical skills. And what's happening is because the good thing that's happened is that a lot of these sort of televangelists have gotten this idea instilled in people कि listen, digital services are the future, and so there's a huge population who are right now looking towards digital services to make their money, right? और वो कह रहे हैं कि चलिए $500 $1,000 कमाएंगे, 1 million लोग, and suddenly you got $1 billion right there. But a lot of these people were focused on very specific areas जो उन्होंने जहाँ पे खुद सक्सेसफुली उन्होंने कहा कि यार सब और ये कर लो, एंड इस तरह होता नहीं है, राइट? कि आप Amazon FBA पे लाते हो और कहते हो कि यार 1 million बंदा आएगा और आके कर लेगा, ऐसा नहीं होगा. सक्सेस रेट होगा 3%, बहुत मैं जनरस हो रहा हूँ 4%. But then the 96% have come in, they've understood the fundamentals of कि डिजिटल क्या होता है, दुनिया की ग्लोबल मार्केट प्लेस में किस तरह आपने करना है, ये सारा क्या करना है. They will be required over the next decade to be converted into more actionable, more higher value services and technical skills. A lot of people unfortunately do not have degrees, or maybe they have like a two-year diploma of civil engineering or a BCom or a ICOM, and वो कॉमर्स के थे. मतलब उन्होंने जो भी पाकिस्तान में आपको जो नज़र आया, किसी चाचे ने बोल दिया, आपने कर लिया, right? Yeah. Do you think that they have, people like those have a future with remote base and also more future? तो चलो वो है. मैं अगर immediate की बात करूँ, maybe there's someone watching who might not have a degree but have the grit and the passion. वो सोचता है कि यार अच्छा ठीक है, रिमोट बेस पे मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि ये लोग किस किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसके बारे में मैं अपने आप को पूरा का पूरा वेल वर्स करता हूँ. मैं ये करने के 3-4-5 महीने बाद में जो आ भी गया, कैन ही अप्लाई एंड कैन ही गेट प्लेस्ड? बिल्कुल 100%. सो एक तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आगे भी जा रहे हैं, सो डिज़ाइनर्स हमने स्टार्ट कर दिए. सो वील इनकॉर्पोरेट मोर स्टैक्स एज वेल, बट हम लोग कन्वर्जन्स भी कराते हैं. सो इफ समबडी कम्स इनटू रिमोट बेस, सो हम फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर हमारी कंपनी में लीडिंग अ टीम वर्किंग फॉर सिलिकॉन वैली कंपनी स्टार्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अब थोड़ा सा अगर फार ऑफ बात करें कि माई को फाउंडर तलाज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट is now learning programming right now. As being part of that ecosystem, when you have those kind of resources, तो आप कर सकते हैं. But to answer your question,
like shortly, we don't look at degrees. If you are somebody that is looking to apply to remote base as a software engineer, आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं, कोड अकेडमी हो गया, कोड अकेडमी आई रियली लाइक, या CS50 कर लें एडेक्स के ऊपर, बेसिक्स आप अपनी सेट कर लें, यू विल पास द प्रॉब्लम सॉल्विंग या वो वाला. एंड वंस दैट इज़ डन, हम आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्टली बिल्कुल प्लेस नहीं करेंगे, हम आपको पहले इंटरनली बेंच पे हायर करेंगे, आपका एक बडी बना देंगे, आपको थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, एंड देन यू कैन डेफिनेटली वर्क. और ये सारे पे वी विल एक्चुअली बी पेइंग यू, ये फ्री इसमें कुछ भी नहीं है. Interesting. Where do you see yourself? What's the vision here? What's the 5-year roadmap? I think so. Before I tell you the vision, एक और चीज़ on the parallel चल रही है. On top of the last question you asked, कि generative AI जो है, जिसके ऊपर खैर it's another total podcast altogether, but generative AI is taking off. So coding is going to become easier. So now coming back to the vision, the idea is to have millions of individuals all across the world. Doesn't matter what their skin color is, doesn't matter what their backgrounds are, culture is, religion is. They should be able to work for the best opportunities in the world. And our vision as a company is to create that match. So to find that great talent and match them with companies, or find high potential people and match them with companies globally, ताकि पूरी दुनिया को you uplift it. Because आज अगर पाकिस्तान के अंदर एक बंदा 6 महीने लगा के कोड अकेडमी पे सीख के रिमोट बेस के थ्रू प्लेस हो जाता है ना, तो ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी चेंज करता है, बट दे चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड देम. एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल्स अगेन. सो वन ऑफ द फर्स्ट हायर्स दैट आई हैव एवर मेड was getting paid, वो 15,000 रुपया कमा रहा था अपने प्रोफेसर के पास काम करने के लिए एज एन इंटर्न आउट ऑफ कॉलेज. ठीक है, 15,000 रुपये के अंदर सरगोदा से था, लाइक नॉट वेरी वेल ऑफ फैमिली, सारा कुछ आया. आज वो एक सिलिकॉन वैली कंपनी के लिए काम कर रहा है. उसकी सैलरी जो है वो लाखों में है, नॉट हज़ारों में बट लाखों में है. और क्या नाम है, अपने भाई की उसने पिछले साल शादी कराई है, अभी उसने अपना घर बना रहा है खुद से. और लाइक पेरेंट्स आर प्राउड एंड दिस completely transformed the entire वो. Imagine if we could do that and replicate that for not 1% but millions of लोगों के लिए आप replicate कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ होगी. Interesting. And you talked about generative AI and encoding becoming easier. For a lot of people today, when they look at skills, it's hardcore skills. And again, when I speak to people, particularly in the IT services sector, वो ये कहते हैं कि यार, मेरी बात हुई, मैंने कहा यार आपको किस किस्म की स्किल्स चाहिए. तो जो बड़ी कंपनीज है ना, अगेन आरबीसॉफ्ट हो गई, 10 Pearls, इस तरह की कंपनीज हो गई, आप उनसे पूछें, वो कहते हैं यार हमें एक स्किल वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए. एंड लॉट पीपल मिस दैट. एंड सो व्हाट आई सी a decade from now is that the skills could really rapidly be transforming. Honestly, वो singularity reach करके जिस point पे भी आप जाते हैं, but what you really need is कि बंदा brain dead ना हो, क्योंकि हम zombies बना रहे हैं unfortunately. Our current system of mass market training model is zombies. ये रटा लगाओ, ये करो. Even ये भी करना शुरू कर दिया है कि ये email है, ये email copy paste करो, client को भेजो, spam करो और वो तुम्हें काम मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता. You have to in the age of AI, the only utility a human being has is the creative human element that a human being has, right? Otherwise everything else the AI can do. तो उस केस में जो what do you see as the primary skill, जो कि छोटा बच्चा आज जो है ना, वो अगर बैठा है let's say FSC, मैट्रिक, O levels में, वो देख के बड़ा सोच रहा है कि यार मैंने जॉब मार्केट में 6 साल 7 साल बाद घुसना है, ऑल्दो बच्चे भी आजकल घुस रहे हैं, बट फॉर एग्जाम्पल उसके लिए what do you see the core skill once the age of AI kicks off? I think age of AI जो है ना बहुत different है from people thought it would be, right? अच्छा, ये साल age of the AI है. अब जो सब लोगों को लगता था ना कि जो repetitive tasks होंगे, जो basic tasks in our minds, वो AI पहले replace करेगी, और बाद में जाके ज़्यादा complicated coding for example, creativity, art, all of these things that were thought to be human, वो AI end पे करेगी. It has gone in reverse already.
सही है. इस वक्त आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, कॉन्वर्सेशनल एआई की बात कर लें, या आप स्टेबल डिफ्यूजन एक आर्ट जनरेटिंग टाइप वो है जो कि क्रिएटिविटी भी शो करता है. सो ट्यूरिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके अंदर इफ यू कैन डिस्टिंग्विश, if you cannot distinguish if it's a machine or a human, you've passed the test, right? So अब AI जो है वो सबसे मुश्किल हाईएस्ट टीयर की जो है ना वो टेस्ट पास करे. तो आई थिंक अब अगर if I had to say anything to the younger generation, वो ये था कि there was a 5 to 10 year time period. 2007 में iPhone आया, mobile became popular and it was a breakthrough, और हज़ारों लाखों कंपनीज बनी जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया. एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि हर चीज़ जो है ना वो was kind of done, there was a lot of competition. अब एक नया ट्रांजिशन आ गया which is generative AI, जिसके अंदर आपको AI के बेसिक मॉडल्स और एल्गोरिदम्स नहीं लिखने पड़ते. So you can work on something that's generative AI. You can use the OpenAI model, और वो सिंपल अंग्रेज़ी का मॉडल है. आप उसको ट्रेन करके कुछ नीश प्रोडक्ट्स टूल्स बना सकते हैं जिससे आप लोगों की एवरी सिंगल डे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. अब उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सो फ्रेंड ऑफ माइंड डिड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि उसने आई थिंक 2 हफ्ते पहले जो है ना एक सिंपल चीज़ बनाई कि जो चैट जीपीटी है ना उसको उसने व्हाट्सएप के अंदर ले आया. कैसे कि उसने ओपन एआई का मॉडल लिया, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करो कि यार एनी क्वेश्चन, राइट, गिव मी अ गुड परफॉर्मेंस मार्केटिंग टेक्निक्स फॉर अ बियर्ड ब्रांड, या समथिंग एज सिंपल एज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. कोई भी आप सवाल लिखेंगे वो आपको यही जवाब दे देगा. वो सिंपल सा मॉडल है. इट टुक हिम अबाउट 8 to 10 hours टू बिल्ड. आई थिंक एक दिन लगा था उसका पूरा, और अब उसके 20,000 25,000 यूज़र्स के अराउंड इस वक्त आ चुके हैं. इसी तरह और काफ़ी लोगों ने छोटे छोटे टूल्स बनाना शुरू कर दिए जिससे एआई के थ्रू वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. देयर इज़ अनदर कंपनी, व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि आप किसी भी अपने घर की पिक्चर लें और उस पिक्चर को वो आप लिखें कि जी मुझे इंटीरियर डिज़ाइन फॉर अ किचन चाहिए. उस पिक्चर के अंदर वो किचन बना के वो दिखा देगा. लाइक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बट इट्स नाउ गोइंग टू बी अ गोल्ड रश. अब थोड़ा लार्जर स्केल पे बात करते हैं. जैस्पर एआई एक कंपनी है जिसने ओपन एआई का मॉडल ट्रेन किया, और आप कहते हैं मुझे ब्लॉग लिखते. दैट कंपनी जस्ट रेज्ड $120 million, और वो वीकेंड प्रोजेक्ट था जैस्पर एआई. सो अगर कोई भी आ रहा है और वो कुछ भी कर रहा है ना, एआई से डरना नहीं है. पहले डरने वाली चीज़ थी, अब डरना नहीं है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद एआई. जनरेटिव एआई सर्च करें, ओपन एआई के चैट जीपीटी पे जाए. कुछ आपको नहीं समझ आ रही ना, आप चैट जीपीटी पे जाके लिख लेंगे हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड इन जनरेटिव एआई, आपको जवाब मिल जाएंगे. बट गेट इनटू दिस बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म, और हम भी यूज़ करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला कि don't think of AI as the one to replace you. Use AI as something that can aid you, right? So it's something that can push you forward rather than just replace you altogether. थोड़ा सा मुझे बताइएगा, how do you feel about Web 3.0 and blockchain and a lot of that jazz? I think it's interesting. I'm not people will hate me for it, but not a huge believer in like NFTs और ये सारी चीज़ें. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की कोई यूज़ केस है. करेंसी फॉर एग्जांपल एक काइंड ऑफ बन गया बिटकॉइन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट अगर कोई चीज़ जितनी उसकी हाइप है ना उतने उसके यूज़ केसेस नहीं है. एनीबडी दैट्स ट्राइंग टू सेल फ्ला NFT या वो, दे हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड टू एक्सप्लेन कि जी ये क्या ये NFT क्या करती है, and how is it different from a million other NFTs. So talking about Web3, I think it's a good rebrand for the blockchain. Gave it a lot of hype as well. I do see कि future में there is value in a decentralized system. उसके भी बहुत मसले हैं that still need to be solved, and basically giving power to the people, right? के for the people, by the people, वो वाली सारी चीज़ है. But if you gave me $1 billion today to bet on something, I'd bet on AI versus any other technology. Of course, I mean AI is at the, I think किसी भी टेक्नोलॉजी का एक कर्व होता है, and AI is at that point where you know that as a economics major, you would always bet on the one that you know will give you the fastest return. I think blockchain again, 8 years ago, when I graduated from college, AI was very similar, where
people would be like AI is going to change the world and there wasn't a lot happening, and अगर उसमें किसी ने बैठ किया होता तो 8 साल बेचारा जलील हो रहा होता, शायद वो लास्ट ईयर निकल गया होता और इस टाइम पे वो फट रही है. So I mean it's definitely behind the curve versus AI. I'm going to wrap this up. Qasim, I'm going to ask you one last question that I generally ask all of my guests. You're based out of the US now, or you're based out of multiple places, you're hopping around, but you've been in Pakistan for most part growing up as well, and interestingly abhi bhi aap jo hai, although I think it's only a matter of time, but abhi bhi you're still focused on Pakistan or rather you're very well invested in Pakistan in your work, and you're banking on Pakistan. I still see a fairly good amount of hope there. How do you see Pakistan 27 years from now, in 2050, knowing what you know now, seeing what you've seen, and experiencing some of the radical ideas that you had come into fruition in the same country, जो कि हम बहुत सारे और लोग देखते हैं और कहते हैं कि यार पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, पाकिस्तान गुड सीन है बैड सीन है. How do you see Pakistan in 2050? I think politically, unfortunately, the country is like going down the drain, and that will continue to happen for, again, need another podcast for that. But globally, I feel like countries के अंदर they're going to start, जो गवर्नमेंट्स हैं उनका रोल थोड़ा सा कम होता जाएगा, और गवर्नमेंट्स जो है उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ी कम होती जाएगी, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट वर्किंग रिमोटली, पीपल विल स्टार्ट वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब. टैक्सेशन करना भी मुश्किल होगा और काफ़ी चीज़ें होंगी जिससे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान will get the most advantage out of it. So I'm not just saying Pakistan only. So we have people in Nigeria, we have people in a lot of other countries as well. लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कि 2050 के अंदर जो ग्लोबल इकोसिस्टम क्रिएट होगा रिमोट वर्क का, उसके अंदर आई सी फुल फायर्ड अप Pakistanis working globally, improving their livelihoods, improving the livelihoods of people around them, and the governments as a whole globally weakening. जब वो governments weak होंगी ना, तो फिर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि the political ecosystem is so bad कि it's causing so many problems. तो वो थोड़ा सा बेहतर होना, I see a lot of hope कि वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा. अब क्या what do I envision Pakistan as is कि हमारी IT की exports बहुत ज़्यादा होंगी. हमारी not just software engineers but designers, anybody that can do work, उसकी बहुत ज़्यादा export होगी. they'll be working remotely, और उसकी वजह ये है कि one of the youngest populations in the world, जो 20 youngest population जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आई थिंक 23-24 एवरेज और समथिंग, और उसके अलावा ये कि 6th largest country in the world, one of the highest speaking English speaking nations in the world. So ये सारी चीज़ें जो है अगर इनको एम्पावर कर दिया जाए, इन लोगों को एम्पावर कर दिया जाए, इनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, सो आई सी अ लॉट ऑफ होप कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी. बट एब्सोल्युटली ज़ीरो होप फ्रॉम द पोलिटिकल सिस्टम, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम ऑल ऑफ दोज. But you're basically saying that even if you minus the political and all of that negativity, the evolution is going to allow for the people to rise irrespective. Yes, now we're at that point. Qasim, thank you so much for coming in. This was very, very insightful, and I hope inshallah that we can see the people rising with or without the intervention of the big folks. But thank you so much, Muzammil. It was a pleasure speaking to you. Likewise, and for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद है, आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, what do you think about remote working? What do you think about working in the IT services sector? Are you working in the IT services sector? Let me know in the comment section below how your experience has been so far. आगे आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं स्पेस के अंदर, एंड किस तरह से आप ग्रोथ को इन्विजन कर रहे हैं. वुड लव टू हेयर योर थॉट्स. इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोग मेरी कन्वर्सेशन पहुंच जाएगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. थोड़े अरसे में हम एक नई कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी पेड, सो दैट देयर इज़ ए सर्टन बैरियर टू एंट्री, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट वी हैव द crème of the viewership. It is going to be a leadership community where we're going to be sharing certain insights and a lot of other things जो कि that can help you become a leader in this globalized world. Stay tuned for that as well. But anyways, यहाँ पर कहीं पर easy पैसा जायज़ के साथ पे आ रहा होगा. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.